हेलो बच्चों। तो बेटे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमी इंटर ग्रुप 1 और क्लास 12 और बीकॉम के हमारे प्यारे बच्चों के लिए आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बेटे, चैप्टर बहुत लेंथी है और इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ लेक्चर भी ज़्यादा होंगे। कोशिश करेंगे कि 4 से 6 लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करें। बाकी कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर हमने इस पर अपलोड कर दिए हैं और अब धीरे धीरे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्पीड भी पकड़ेंगे। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे करें, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है। और मेरी तरफ से कोशिश ये है कि 10 जून से पहले मैं सेमी इंटर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन दोनों का अकाउंट्स और कॉस्टिंग का पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस होने का चांस रहेगा। ठीक है, 2-3 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है कि 2-3 दिन जल्दी हो जाए या 2 या 3 दिन डिले हो जाए, लेकिन आपके एग्ज़ाम जो कि जुलाई में होने वाले हैं, मैं साल 2020 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, साल 2020 जब हम कोविड-19 को फेस कर रहे हैं, तो साल 2020 में जो सेमी इंटर के जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन बच्चों का डेफिनेटली एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आई विल कवर योर सिलेबस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम NPOs के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में पहले आपको थ्योरी लिखनी है, इसकी थ्योरी अच्छे से समझनी है और इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम धीरे धीरे इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPOs are those organizations whose primary objective is to work for welfare of people belonging to a specific group or community or for all people in society। तो NPOs वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर करना। वो वेलफेयर किसका करेगी? वो सभी लोगों के वेलफेयर के लिए भी काम कर सकती है बिना किसी भेदभाव के, या वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के वेलफेयर के बारे में भी सोच सकती हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि सपोज एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में सपोज 100+ फैमिली रहती है। ठीक है सर, बहुत सारे फ्लैट्स हैं उसमें। तो उन्होंने अपनी क्या करी सर, एक एसोसिएशन बना ली और वो एसोसिएशन बिल्डिंग के वेलफेयर के लिए काम करेगी। तो यहाँ पर उस NPO से जो बेनिफिट उठाने वाले लोग हैं, या जो वो पूरी बिल्डिंग के लिए वो जो एसोसिएशन बनेगी, वो सिर्फ उसी बिल्डिंग के लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचेगी। तो बोल सकते हैं कि NPOs एक स्पेसिफिक ग्रुप के वेलफेयर के लिए भी फॉर्म हो सकता है, या वो कॉमन लोगों के लिए भी वेलफेयर के लिए भी हो सकता है। ये NPOs रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एक्सपेंस जनरेट करते हैं, लेकिन इसका प्राइमरी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इनका प्राइमरी मोटिव वेलफेयर करना होता है। अब वेलफेयर करने का ये मतलब नहीं है कि इनको अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, इनको अपनी प्रॉपर अकाउंटिंग करनी होती है। और इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि NPOs की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। राइट बच्चों? ओके बेटे, दे डू नॉट aim to earn profits, वो प्रॉफिट कमाने के मोटिव से काम नहीं करते हैं। एंड दे डू नॉट aim to distribute surplus generated, मतलब इनकम ओवर एक्सपेंसेस,
जो इनकम का सरप्लस आएगा एक्सपेंसेस से ऊपर, जिसको हम सरप्लस बोलेंगे, बाय वे ऑफ डिविडेंड, वो उसको डिविडेंड के रूप में बाय वे ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते हैं। जो भी ये इनकम जनरेट करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, उसके बाद सरप्लस निकालते हैं, लेकिन जो सरप्लस आएगा उसको डिविडेंड के रूप में इसके मेंबर्स के बीच हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जैसे कंपनी के केस में होता है। राइट बेटा? एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओज आर, एग्जाम्पल्स ऑफ एनपीओज आर, बेटा एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसके? एनपीओज आर, इसमें बेटा आपके स्कूल्स आते हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स आते हैं इसमें आपके, ठीक है बेटे। बाकी इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट सच एज बालाजी ट्रस्ट, जैसे बेटे बालाजी का मंदिर है उसके लिए बालाजी ट्रस्ट वगैरह बनाया जाता है, या कोई मस्जिद है, मॉस्क्यू है, उसके लिए बेटा कोई ट्रस्ट वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, ये बेटा एनपीओज नहीं कवर होते हैं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वेलफेयर करना होता है, अपने कॉस्टिंग के, अकाउंटेंसी के या कंपनी लॉ का जो प्रोफेशन है उसको प्रमोट करना इनका मोटिव होता है। ये लोग प्रॉफिट कमाना इनका प्राइमरी मोटिव नहीं होता है, ठीक है सर। These organizations generate their revenue from its members, जो लोग इस क्लब को ज्वाइन करते हैं, मतलब ये क्लब जिनके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है उसको यहाँ पर हम मेंबर बोल सकते हैं, और मेंबर से ये कुछ फीस चार्ज करती है, ठीक है, कुछ अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। These organizations generates their revenue from its members and in form of dividends, in form of donations from general public and government. These organizations are granted tax exemptions. नॉर्मली बेटा इन ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स में भी एग्जम्पशन मिलती है, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट कमाने के मोटिव से काम नहीं कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनको छूट वगैरह मिलती है, बेनिफिट मिलती हैं। एंड फॉर दिस their accounts are subject to audit. इनके अकाउंट्स का ऑडिट भी किया जाता है। बेटा ऑडिट तो बाद में होगा, पहले तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इन लोगों को पहले अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, और अकाउंट्स मेंटेन करने के बाद फिर फाइनली क्या होता है बेटा, इनको ऑडिट किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट से ग्रांट मिलता है, पब्लिक से ग्रांट मिलता है, तो एक भरोसा बनाए रहे कि एनपीओ जिस पर्पज़ के लिए फॉर्म हुआ था उसी पर्पज़ के लिए पैसा यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसके लिए ऑडिट भी करवाना पड़ता है। और ऑडिट करवाने से पहले इनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। ओके बेटे, देयर अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट, राइट बेटे। हेंस they have to prepare proper books of accounts. इनको proper books of accounts maintain करनी पड़ती है। Their financial statement, इनके जो financial statement होते हैं बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, जो साल के एंड में बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, जो हम साल के एंड में बनाते हैं। जैसे कि एक प्रॉफिट मोटिव बिजनेस के लिए आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हो और बैलेंस शीट बनाते हो, ऐसे इनके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। दियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, बेटा क्या क्या इंक्लूड होते हैं इसमें? इंक्लूड होता है पहला रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा बेटे
बैलेंस शीट, या उससे पहले बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बेटा इसमें जो पार्ट आता है वो आता है बैलेंस शीट। राइट सर, तो ये तीन चीजें इसमें आती है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और चौथी बेटा तीसरी इसमें आती है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट भी कई बार दो बनानी पड़ती है, करंट ईयर की भी और प्रीवियस ईयर की भी। वो क्यों बनानी पड़ती है वो धीरे धीरे चैप्टर में सीखेंगे। तो पहले लेक्चर में हमें अच्छे से समझना है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, कोई एनपीओ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है, क्या क्या उसके खर्चे होते हैं, ये सब आपको समझना है। और फिर रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का नीचे समझने के बाद हम इनको और एक्सपेंडिचर समझेंगे, और फिर उसके बाद बैलेंस शीट के मुद्दे पे आएंगे। अभी आज की जो पहली क्लास है उसमें मेन तौर पे हम रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फटाफट से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चा एक ऐसा आपने कर लिया है, तो यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करेंगे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। चलो बच्चों, तो यहाँ से आगे देखेंगे, हम बात करेंगे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के बारे में। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है सर। इसके पहले हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे इधर, और फिर यहाँ पर हम फॉर्मेट बनाएंगे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का। ठीक है सर, फॉर्मेट जब बनेगा तब बात करेंगे। फिलहाल थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा जैसे कि नाम से मालूम चलता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये बताता है कि एक एनपीओ को कहाँ कहाँ से पैसा आता है, कहाँ कहाँ से रिसिप्ट मिली, और कहाँ कहाँ उस कैश की पेमेंट की गई, कहाँ कहाँ उस कैश को हमने यूटिलाइज किया। तो एक पर्टिकुलर ईयर में कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसका रिकॉर्ड दिखाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट सिर्फ ऑल कैश रिसिप्ट्स और ऑल कैश पेमेंट्स को रिकॉर्ड करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। अब बेटा अगर हमें केवल यही जानना है कि पूरे साल में कितना कैश आया, कितना कैश गया, तो ये जानकारी तो कैश बुक से भी मालूम चल जाएगी। जब ये जानकारी कैश बुक से मालूम चल जाएगी तो हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों है? बेटे जो कैश बुक होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाई जाती है, मतलब उसमें सारी कैश रिसिप्ट्स, सारी कैश पेमेंट्स डेट वाइज आई होगी कि इस तारीख में इतना पैसा आया, इतना पैसा गया। तो साल में अगर 365 दिन है तो 365 दिन किस डेट पे इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, वो डेट वाइज होगा। मुझे पूरे डे बाय डे का हिसाब नहीं चाहिए, मुझे पूरे साल के लिए टोटल रिसिप्ट चाहिए अंडर डिफरेंट हेड, और पूरे साल के लिए मुझे टोटल पेमेंट चाहिए अंडर डिफरेंट हेड्स। तो पूरे साल की सभी कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट को समराइज बेसिस पे, टोटल बेसिस पे हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है सर, ये इसका मोटिव होता है। लेकिन सर इसकी मेन बात, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। ये अकाउंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है बेटा। तो अगर मैं ये लाइन यहाँ लिख देता हूँ ना कि ये अकाउंट कैश बेसिस पे होता है, तो फिर तो बेटा बात ही खत्म हो गई है। अगर कोई बच्चा एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस को अच्छे तरीके से समझता है
तो ये लाइन लिखते ही उसको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का नेचर समझ में आ जाएगा। ये अकाउंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है। केवल इतना ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर ईयर में जिस साल के लिए हम ये अकाउंट बना रहे हैं उसमें कितना कैश आया है, कितना कैश गया है। केवल कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है सर। तो ऑल कैश रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, जिस ईयर के लिए बनाया जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर, और डेबिटेड टू दिस अकाउंट। जितना कैश आएगा बेटा, जितना कैश जाएगा वो सारा का सारा हम इस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड ऑल कैश पेमेंट्स आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। इसको बेटा हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं। नो distinction is made between revenue receipts, payments and capital receipts and payment। तो बेटा रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते इसमें। ऐसे रेवेन्यू पेमेंट और कैपिटल पेमेंट, इसमें किसी तरीके का कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। अल्टीमेटली पैसा आने से और पैसे के जाने से मतलब है। जो रिसिप्ट या पेमेंट हुई है उसका नेचर क्या है, वो रेवेन्यू नेचर का है या बेटा वो कैपिटल नेचर का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रेवेन्यू नेचर के आइटम और कैपिटल नेचर के आइटम इसके बारे में डिटेल में जानना है तो एक वीडियो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर के ऊपर डाला गया। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है जो प्रॉफिट मोटिव बिजनेस के लिए ऑलरेडी अपलोड मैंने किया हुआ है, आप वहाँ पे उस चैप्टर को समझ सकते हैं। और वहाँ थ्योरी में मैंने रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के आइटम को डिस्कस किया गया। शॉर्ट में अगर अभी मैं आपको बताऊँ कि जो रूटीन रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट्स और पेमेंट होती है, रिकरिंग नेचर की, उसको रेवेन्यू नेचर के आइटम बोलते हैं। और जो नॉन रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट या पेमेंट होती है जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है उसको हम कैपिटल नेचर के आइटम बोलते हैं। राइट। डिटेल जानने के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर का वीडियो देखना पड़ेगा। ओके बेटा। तो कोई रिसिप्ट आपकी रेवेन्यू है या कैपिटल है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पेमेंट आपकी रेवेन्यू है या कैपिटल है कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली जो पैसा आया जो पैसा गया वो इस साल में रिकॉर्ड होगा। ठीक है। सच रिसिप्ट्स may relate to करंट ईयर। वो रिसिप्ट या तो करंट ईयर से रिलेट कर सकती है, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। जो भी पैसा हमारे पास आया या गया है इस पर्टिकुलर ईयर में वो रिसिप्ट का पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। अब चाहे वो पिछले साल का रुका हुआ पैसा आया हो या वो अगले साल के लिए एडवांस पैसा आया हो या वो इस साल का पैसा इस साल में आ गया हो, ऐसी सारी पेमेंट इसमें आ जाएंगी। चाहे लास्ट ईयर की पेंडिंग पेमेंट हमने इस साल करी है या अगले साल की पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है या करंट ईयर का अमाउंट इस ईयर में पे किया है। अल्टीमेटली कैश आने और कैश जाने से मतलब है। यही हमारा रूल है, यही हमारा नियम है। इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है सर। उसके अलावा बेटा नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, कुछ नॉन कैश ट्रांजेक्शंस होती है जिसमें ना तो कैश आता और ना तो कोई कैश जाएगा सर, वो इस पर रिकॉर्ड नहीं आता। सच है सर डेप्रिसिएशन ऑन असेट, असेट पे डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम्स। ठीक है सर। उसके अलावा बेटा प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, क्रेडिट परचेज एंड सेल ऑफ सम आइटम्स। ठीक है सर।
क्रेडिट पोजीशन सेल देते हैं एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। ठीक है सर, क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, इसमें ना कैश आया ना कैश गया, तो वो इस पर रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है बेटे, तो मैंने नेचर बता दिया। और जो इसी लाइन में सब कुछ छुपा हुआ है कि ये अकाउंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है। अब हम इसके आइटम्स पे फिल करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट को देखने से हमें ये मालूम चल जाता है कि अल्टीमेटली एक एनपीओ कहाँ से कैश लाता है और कहाँ कैश चला जाता है। ठीक है बेटे, देखिए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसका फॉर्मेट है फॉर द ईयर एंडेड। तो इसकी दो साइड्स होती हैं बेटे, इसकी दो साइड्स हैं। कुछ इस तरीके से लिखते हैं लाइक पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स और फिर ये अमाउंट, यहाँ पर ऊपर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है सर, ये सिमिलर टू कैश अकाउंट है सर, ये कैश अकाउंट के जैसा ही है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो पिछले साल का एंड का जो कैश इन हैंड था वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ऐसे पिछले साल का जो कैश एट बैंक है बेटा वो यहाँ पर आ जाएगा। हो सकता है हमारा पिछले साल के एंड में बैंक ओवरड्राफ्ट हो, मतलब नेगेटिव बैलेंस हो। अगर लास्ट ईयर के एंड में नेगेटिव बैलेंस है तो वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा तो पहले बच्चों क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट पिछले साल का यहाँ पर आ गया। ठीक है सर, अब जो भी पैसा आ रहा है वो डेबिट में डाल दो, और जो भी पैसा यहाँ पर जाएगा बेटा क्रेडिट में डाल सकते हैं। आप इसको पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर ना लिख के ऐसा करो बेटा, ये थोड़ा गलत है। यहाँ पे रिसिप्ट भी, यहाँ लिखिए रिसिप्ट्स और यहाँ लिखिए पेमेंट्स, तो ये अब ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, आप लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, यहाँ पे सारी रिसिप्ट आपको डाल देनी है, यहाँ पे सारी पेमेंट डाल देनी है। अब जो कैश आएगा बेटा यहाँ पे डालो। तो एनपीओ को पैसे कहाँ से आते हैं देखिए सर, कई सोर्स होते हैं पैसा लाने के। इसमें एक होता है बेटा आपका एंट्रेंस फीस, उसके बाद सब्सक्रिप्शन फीस, एक बार सब्सक्रिप्शन बोल सकते हो, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसी, डोनेशंस। डोनेशन दो तरीके की होती हैं, स्पेसिफिक और जनरल। उसके अलावा सेल ऑफ ओल्ड असेट, किसी ओल्ड असेट को बेच देते हो बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है सर, ये सारे आइटम हैं। अमाउंट वाला कॉलम भी मैंने छोटा लिखा हुआ है क्योंकि अमाउंट मुझे फिल करनी नहीं है, अभी केवल आइटम डिस्कस कर रहे हैं। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। ठीक है सर, इसके अलावा सर इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है सर। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो पैसा आ रहा है बेटा वो सारा डेबिट में डाल देना है। पैसा जाएगा कहाँ पर इतना बड़ा एनपीओ चल रहा है, स्टाफ रखना पड़ेगा, उसकी सैलरी जाएगी, तो स्टाफ की सैलरी जाती है। स्पेस लिया होगा बेटा ऑपरेट करने के लिए, उसका रेंट जाएगा। अकाउंटिंग करेंगे तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्चा करना पड़ेगा। बहुत सारी असेट यूज करता है तो असेट का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो ऑडिट भी करवाना पड़ता है बाय ऑडिट फीस। उसके अलावा बाय परचेज ऑफ असेट्स, हम कुछ असेट्स कर देंगे। ठीक है सर, उसके अलावा बाय इन्वेस्टमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। इसके अलावा सर कोई रिपेयर्स और मेंटेनेंस, बिजली पानी, इसका भी खर्चा हो सकता है वगैरह वगैरह। सर बहुत सारे खर्चे होंगे, अभी केवल कुछ खर्चे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बस पैसा आएगा डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। ये सब करने के बाद बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस तो बाय बैलेंस शीट, तो ये हमारा कैश इन हैंड, मतलब इस साल के एंड में इतना कैश इन हैंड बच गया और इस साल के एंड में
इतना कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, ये आपका बच गया बेटे, तो हम ये यहाँ पे डाल देंगे। तो कैश इन हैंड हमारे पास आ गया, कैश एट बैंक आ गया। अगर बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, तो बैंक का बैलेंस नेगेटिव होगा तो सेम अमाउंट यहाँ पर आ सकती है। तो बैलेंस शीट ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस बैंक का यहाँ पर आ जाएगा, और फिर ये दोनों अकाउंट हमारे टैली होते हैं। तो बात केवल इतनी सी है, रिसिप्ट फॉर पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में केवल रिसिप्ट डाल देनी है। जो भी पैसा आया वो यहाँ पर डाल दो। वो पैसा रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पैसा इस साल का है, अगले साल का है, पिछले साल का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस साल मिला है तो यहाँ आ जाएगा। इस साल जो भी आपने पैसा खर्च किया वो सारा यहाँ पर डालोगे। अब वो पैसा रेवेन्यू नेचर का खर्च हुआ है या कैपिटल नेचर का आपने पैसा खर्च किया है, या वो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है, करंट ईयर से बिलोंग करता है, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपने खर्चे करंट ईयर में किए हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, और बाद में क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे तो ये अकाउंट टैली हो जाएगा। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों, अगेंस्ट आपने कर लिया है। आप किसी भी टाइम इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। मैं इतना हिस्सा मिटा देता हूँ, और एक बार एक एक करके सर मैं इन सब के डेबिट साइड में जो आइटम आए हैं और जो क्रेडिट साइड में आइटम आए हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो सर देखते हैं। तो पहले नोट कर लेना है आपसे अच्छे से, और फिर ये एंट्रेंस फीस क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जी बच्चों देखिए सर, तो सबसे पहले बेटा आप देख रहे हैं रिसिप्ट फॉर पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में ओपनिंग कैश का बैलेंस आपको डाल दे रहे हैं। उसके बाद अगला आइटम है आपका एंट्रेंस फीस। ठीक है बेटे, एंट्रेंस फीस क्या होती है? सपोज सर मान लो कि हमने एक एनपीओ बनाया। एनपीओ क्या बनाया कि हम जिस जगह रहते हैं तो वहाँ पर उस बेसिकली एरिया में, उस मोहल्ले में अराउंड 100 बेसिकली फ्लैट्स हैं, और 100 फ्लैट के फैमिली वहाँ पर उस पर बेसिकली एनपीओ में एनरोल हुई है। ठीक है, और वो एनपीओ कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है पूरे मोहल्ले को। लाइक वहाँ पर सेफ्टी के लिए गार्ड्स वगैरह होते हैं, उसके लिए होगा, मोहल्ले की साफ़ सफाई वगैरह होती है, और मोहल्ले में पार्क वगैरह है उसकी भी मेंटेनेंस होती है, मोहल्ले वालों के लिए कॉमन जिम खोला गया है उसका भी खर्चा होगा। तो वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो मान लीजिए उसी मोहल्ले में एक नई फैमिली आती है, और भी बहुत सारे फ्लैट थे, तो फिलहाल 100 फ्लैट ही ऑक्यूपाई थे, तो 100 मेंबर उसमें ऑलरेडी हैं। अब उस मोहल्ले में एक नई फैमिली रहने को आ जाती है। तो जैसे वो नई फैमिली उसमें रहने को आएगी तो फैमिली को बताएंगे भाई कि यहाँ पर एनपीओ बना हुआ है, तो आपको भी उसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्विसेज कॉमनली अवेल कर रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो जो भी इस जगह फ्लैट ले रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, उससे पहले टर्म्स एंड कंडीशन है कि परचेज करने वाले बंदे को इस एनपीओ में शामिल होना पड़ेगा। तो जो पॉश एरिया होते हैं, कुछ अच्छी बेसिकली जो लोकेशन होते हैं, उसमें इस तरीके के कई बार क्लॉज होते हैं। तो 101 एक नई फैमिली आ गई। जब वो नई फैमिली इस क्लब को ज्वाइन करेगी तो कुछ अमाउंट वो इनिशियली कंट्रीब्यूट करती है ज्वाइन करते वक्त, जहाँ पे उस फैमिली के हेड का नाम लिखा जाएगा, फ्लैट नंबर लिखा जाएगा, है ना, उसका बेसिक मोबाइल नंबर, मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में रखते हैं। तो जब भी कोई नया मेंबर किसी एनपीओ को ज्वाइन करता है तो वो इनिशियली जो अमाउंट पे करता है उसको हम एंट्रेंस फीस बोलते हैं। तो एंट्रेंस फीस जब मेंबर पे करेगा एनपीओ को मैं क्लब बोल सकता हूँ, उस पूरे ग्रुप को मैं क्लब बोल सकता हूँ, तो क्लब के पास पैसा आएगा तो वह एंट्रेंस फीस हमें यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है सर, तो एंट्रेंस फीस का मतलब क्या होगा? जब नया मेंबर क्लब को ज्वाइन करेगा तो ये एंट्रेंस फीस है। ठीक है सर, सब्सक्रिप्शन क्या होती है? अब एक बार क्या हो गया बेटा कि वो क्लब का मेंबर बन गया। अब क्लब का मेंबर बनने के बाद क्लब के जितने भी मेंबर होते हैं उनको रेगुलर इंटरवल पे कुछ पैसा एनपीओ को पे करना पड़ेगा, क्लब के पास पे करना पड़ेगा। एंट्रेंस फीस तो केवल क्या है, ज्वाइन करने के लिए। जैसे स्कूल में जाते हो ना, स्कूल में पहले क्या करते हैं सर, वो कहते हैं पहले आपको एडमिशन फीस देनी पड़ेगी।
एडमिशन फीस देने के बाद आपका बच्चा स्कूल में पढ़ने आ जाएगा तो महीने महीने की फीस भी जाएगी। ऐसा होता है, सेम ऐसे ही इसमें होगा। जब बंदा ज्वाइन करेगा तो एंट्रेंस फीस हो गई। एंट्रेंस फीस बनने के बाद अब उसको कुछ अमाउंट रेगुलर इंटरवल पे देनी पड़ती है, जो कि मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। उसको हम सब्सक्रिप्शन फीस बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको हम? सब्सक्रिप्शन फीस। तो सब्सक्रिप्शन फीस मेंबर से मिलती है रेगुलर इंटरवल पर। इट कैन बी मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी एनुअली। लाइफ मेंबरशिप फीस, जितने मेंबर क्लब को ज्वाइन करते हैं उनको नॉर्मली क्लब ऑप्शन देता है, देखो आपको एनुअली 1000 रुपीज़ की सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी, राइट। एक ऑप्शन और है, अगर आप इस क्लब के आजीवन मेंबर बनना चाहते हो, हमेशा मेंबर बनना चाहते हो, तो आप एक ही बारी में 25,000 रुपये दे दो और 25,000 रुपये में आपको हमेशा के लिए इस क्लब का मेंबर माना जाएगा। फिर आपको पर ईयर 1000 रुपीज़ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा ऐसी फीस को हम लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फीस मतलब मेंबर से ऐसा अमाउंट मिल रहा है जो रेगुलर इंटरवल पे मिल रहा है। कुछ मेंबर सारा अमाउंट लमसम में दे देते हैं एक ही बारी में, कहते हैं फॉरएवर मुझे मेंबर बना दो, तो उसको लाइफ मेंबरशिप फीस बोला जाएगा, राइट सर। पैसा आ रहा है यहाँ पे डाल देंगे। लीगेसी बेटा, लीगेसी का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ विल, जिसको हम वसीयत कहते हैं। सपोज मान लो कि कोई पर्सन मर गया, उसके आगे पीछे कोई था नहीं, तो वो मरते मरते अपनी जो अमाउंट होती है, अपनी सारी प्रॉपर्टी जो होती है, वो एक एनपीओ को डोनेट कर देता है। तो जब इस तरीके से कोई अमाउंट मिलेगी तो उसको बेटा लीगेसी बोलते हैं। तो लीगेसी इज अमाउंट फ्रॉम विल, या बोल सकते हैं वसीयत। यहाँ गया सर डोनेशन मिलेगा बेटा। अब क्योंकि हम वेलफेयर का काम करते हैं तो हम फंड इकट्ठा करने के लिए पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट भी स्कीम बनाती है, जिसके विषय के मतलब अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट से भी ग्रांट वगैरह मिलता रहता है। तो पब्लिक से डोनेशन मिला या क्या नाम है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिला, या मेंबर ने ही कुछ डोनेशन दे दी सब्सक्रिप्शन फीस के अलावा, लाइफ मेंबरशिप फीस के अलावा, तो जो भी डोनेशन मिलेगी वो भी यहाँ पर डाल देनी है। डोनेशन दो तरीके की हो सकती है, या तो डोनेशन होगी स्पेसिफिक या होगी जनरल। स्पेसिफिक डोनेशन का क्या मतलब है? स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब है कि डोनेशन देने वाले बंदे ने उसी वक्त बता दिया कि मैं ये डोनेशन किस पर्पस के लिए दे रहा हूँ, और वो कह रहा है मैं जिस पर्पस के लिए पैसा दे रहा हूँ आप उसी पर्पस के लिए इस पैसे को यूटिलाइज करना। फॉर एग्जांपल, आपने एक एनपीओ को डोनेट किया कि भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, इस पैसे से मोहल्ले में एक लाइब्रेरी ओपन किया गया है जिसको मोहल्ले की फैमिली एक्सेस कर सकती है, मोहल्ले में आके पढ़ सकती है। तो उस पैसे का यूज सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी बनाने के लिए होगा और किसी काम के लिए हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो वो हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। दूसरी कौन सी होती है बेटा? जनरल डोनेशन। डोनेशन दे दी, उन्होंने बोला मोहल्ले के वेलफेयर के लिए काम करने, कैसे यूज करने उसके ऊपर जो एनपीओ है उसकी मर्जी है, क्लब की मर्जी है, क्लब का मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। डोनेटर ने, दान करने वाले ने उसके यूज के ऊपर किसी तरीके की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, उसको बोलेंगे जनरल डोनेशन। हमें केवल पैसा मिलने से मतलब है, पैसा आ रहा है ना, कोई भी कारण हो डेबिट बना देंगे। सेल ऑफ ओल्ड असेट, ठीक है सर। एनपीओ में, क्लब में कोई पुरानी असेट होती है, लाइक एक कॉमन मीटिंग हॉल होता है, या पार्क में कुछ पुरानी बेंचेस होती हैं, कुछ पुराने झूले होते हैं, उसको क्या करते हैं बेटा, एक टाइम के बाद रिप्लेस कर देते हैं, बेच देते हैं। तो जो पुरानी असेट है उसको बेचने पे पैसा आएगा, वो आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। कई बार वो क्या करते हैं कि जो क्लब के पास जब बहुत सरप्लस अमाउंट हो जाती है, सर फंड बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम कई बार इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? हमने उन पैसों से बैंक में एफडी करा दी, उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिल जाएगा, या उन पैसों से हमने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए, उस पर भी कुछ हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, या डिविडेंड मिल रहा है इन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये तो बचा हुआ बैलेंस है। खर्चे कौन कौन से हैं सर? एनपीओ का मैनेजमेंट होगा, उसकी सैलरी जाएगी। एनपीओ अगर सर रेंटेड प्लेस पे चल रहा है, लाइक सर स्कूल है, रेंटेड जगह पे चल रहा है, अगर मान लीजिए उसका रेंट वगैरह जाएगा। अकाउंटिंग होगी तो प्रिंटिंग स्टेशनरी, पेन पेपर पेंसिल कंज्यूम होगा। इंश्योरेंस, जितनी भी असेट्स होंगी एनपीओ की, उन सबका बीमा वगैरह कराया जाता है, उसका प्रीमियम जाएगा। अकाउंट्स की को आपको करना पड़ेगा ऑडिट, वो भी इसमें आएगा सर। परचेज ऑफ असेट, ठीक है बेटे, जो असेट्स हैं बेसिकली परचेज की जाएगी, उस पर खर्चा होगा।
इन्वेस्टमेंट जो करी वो यहाँ पर आएगा, उस इन्वेस्टमेंट को जो इनकम मिलेगी वो यहाँ पर आएगा, नॉर्मल रिपेयर्स और मेंटेनेंस पे होने वाला खर्चा, और फिर एक कैश का बचा हुआ क्लोजिंग बैलेंस, है ना। तो मेनली खर्चे तो आप सब नॉर्मल जानते ही हो, जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, तो ये खर्चे या असेट खरीदना, रिपेयर मेंटेनेंस खर्चे, या तो आपको पहले नहीं पता था, बस ये कुछ नए टर्म्स आए हैं, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी फीस, लीगेसी, तो इसके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ओके सर, आई गेस आपको समझ में आ गया है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिसिप्ट फॉर पेमेंट अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है, और एक या दो क्वेश्चन करने के बाद फिर हम इनकम एक्सपेंडिचर के मुद्दे पे आएंगे। ओके, आई गेस नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप कभी भी इसको नोट कर सकते हैं जी। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा मैं अपने आप से, और यहाँ इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है सर। एग्जाम्पल कहता है प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2016, साल 2016 के एंड के लिए आपको रिसिप्ट से पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो पहले आपको बोल दिया बैलेंस ऑन 1/4/15, 1/4/15 में कैश इन हैंड का बैलेंस है 18,000 और कैश एट बैंक का बैलेंस है 72,000। कैश इन 18,000 है बेटा, कैश इन बैंक आपका 72,000। चलो सर, अब यहाँ से कुछ पॉइंट आपको बोला है। क्वेश्चन में कहता है एंट्रेंस फीस रिसीव, एंट्रेंस फीस आपकी रिसीव हुई है इस साल में से 40,000 की। आगे क्वेश्चन में कहता है सब्सक्रिप्शन फीस रिसीट, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीट, ठीक है बेटे। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, सबको कुछ ऐसे बोलता है इंक्लूडिंग फीस रिसीट फॉर ईयर 2014-15 रुपीज 10,000 एंड फॉर ईयर 2016-17 रुपीज 15,000। तो 1,60,000 का अमाउंट हमें मिला है, जिसमें से बेटा 10,000 रुपये हमें पिछले साल के मिले हैं और जो 15,000 रुपये हैं वो अगले साल के मिले हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 2015-16, 15-16 के 25,000 रुपये हमें आने बाकी है। आगे क्वेश्चन में कहता है आपको रेंट एक्सपेंसेस फॉर ईयर 2015-16 of which rupees 12,000 is not yet paid, ठीक है बेटे। तो ये 88,000 का आपका रेंट का एक्सपेंस हो गया। आगे क्वेश्चन में कहता है सैलरीज इंक्लूडिंग रुपीज 24,000 paid for previous year 2014-15। ये हो गया आपका बेटा सपोज 1,20,000 का, ठीक है, 1,20,000 का हो गया बेटा। इसके अलावा
आगे क्वेश्चन में कहता है आपको डोनेशंस और क्लब हॉल के लिए 3,20,000 का डोनेशन आपको मिला है। आगे क्वेश्चन में कहते हैं इन्वेस्टमेंट मेड 50,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट of which interest rupees 5,000 is accrued but is earned but not received. But not received ये हो गया आपका 12,000 का। ठीक है बेटे। इसके अलावा मान लो क्वेश्चन में कहता है आपको परचेजेस ऑफ असेट्स आपने यहाँ पे खरीदी बेटा 60,000 की, और डेप्रिसिएशन ऑन असेट ये हो गया आपका 8,000 का। और इसके अलावा बेटा कहता है बैलेंस ऑन 31/3/16 को जो कैश इन हैंड है वो 21,000 है, और जो कैश एट बैंक है बच्चों ये बेटा क्वेश्चन मार्क है ना। तो बोले बराबर से आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। जल्दी करो। जी बच्चों, आई गेस आपने नोट कर लिया है। अब कभी भी वीडियो को पॉज करके आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से क्या लिखूँगा बेटा, मैं लिखूँगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड है 31/3/16। तो यहाँ डेबिट साइड में रिसीट्स अमाउंट, फिर यहाँ पर पेमेंट्स, और फिर बेटा यहाँ पर अमाउंट। ठीक है। तो यहाँ आ चुका है डेबिट और यहाँ आ चुका है क्रेडिट। सर ये लिख दें। तो जो पैसा आएगा वो डेबिट में डाल देंगे, जो पैसा जाएगा वो क्रेडिट में डाल देंगे। पैसा इस साल का है, अगले साल का है, या क्या नाम है करंट ईयर का है, किसी भी ईयर से बिलोंग करता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो पैसा आ रहा है डेबिट, जो चला गया वो क्रेडिट, जो पैसा नहीं आया नहीं गया वो तो आएगा ही नहीं। देखो जी, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है बैलेंस 1/4/15 को कैश इन हैंड 18,000, कैश इन बैंक 72,000। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैलेंस BD, और यहाँ पर जो मेरा कैश इन हैंड है पहले बच्चों ये आ जाएगा 18,000 का। ठीक है सर। और जो कैश एट बैंक का प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 72,000 का। तो पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे डाल दिया। क्वेश्चन में कहता है कि हमें एंट्रेंस फीस मिली है 40,000 रुपये की, राइट बेटा। तो जो ये एंट्रेंस फीस मिली है, ये एंट्रेंस फीस हम 40,000 की यहाँ डाल देंगे। आगे क्वेश्चन में कहता है सफिशिएंट फीस हमें मिली है 1,60,000 की, जिसमें से 10,000 रुपये पिछले साल की और 16-17 के अगले साल के 15,000 है। बेटा हमें कितना पैसा मिल चुका है उससे मतलब है, वो पैसा करंट ईयर का था, पिछला था, अगला था, कोई मतलब नहीं है। जो टोटल मिला है उससे मतलब है बस। तो कितना मिला है टोटल 1,60,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू सब्सक्रिप्शन 1,60,000 रुपया डाल देंगे, राइट बेटा। आगे क्वेश्चन में कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर ईयर 15-16 का 25,000 रुपये हमें नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है। नहीं मिला तो बेटा नहीं मिला ना,
कैश तो आया ही नहीं, तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि जितना मिल चुका है केवल उससे मतलब है, जो नहीं मिला वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होगा, हाँ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगा, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा। किस पर रिकॉर्ड होगा आगे चैप्टर में सीखेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन में कहता है रेंट एक्सपेंसेस फॉर ईयर 15-16। इस साल का रेंट एक्सपेंस बनता है 88,000, मतलब करंट ईयर का आपको 88,000 का रेंट पे करना चाहिए था। वो रेंट एक्सपेंस कह रहा है, रेंट पेड नहीं कह रहा। करंट ईयर का रेंट आपको 88,000 पे करना चाहिए था, कह रहा है जिसमें से हमने 12,000 की पेमेंट अभी नहीं करी है। अगर 88,000 में से आपने 12,000 की रेंट की पेमेंट नहीं करी है तो कितने की पेमेंट कर दी होगी? तो 88,000 में से आपको 12,000 लेस करना पड़ेगा, तो 88 में से 12 को लेस करने के बाद अमाउंट बचेगा 66,000। तो जो रेंट आपने पे किया तो उससे कैश चला गया, तो बाय रेंट आप यहाँ पर 66,000 का अमाउंट डाल दोगे, तो ये अमाउंट हमने यहाँ डाल दिया। ऑलराइट सर, आगे क्वेश्चन में कहता है प्यारे बच्चों, कहता है सैलरीज इंक्लूडिंग ₹24,000 पेड। ठीक है, सैलरीज हमने पे करी है 1,20,000 की, ये एक्चुअल में ठीक है सर, सैलरी 1,20,000 की है। कहता है इंक्लूडिंग ₹24,000 पेड फॉर प्रीवियस ईयर 2014-15। इस 1,20,000 की अमाउंट में 24,000 पिछले साल के इंक्लूड हैं, जो कि हमने इस साल पे करें। बेटा हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो खर्चा पे कर रहे हैं वो करंट ईयर से बिलोंग करता है, पिछले से बिलोंग करता है या अगले से बिलोंग करता है। जितना हमने पे कर दिया केवल में वो दिखाना है। जितना कैश आया डेबिट, चाहे किसी भी साल का हो, इस साल जो कैश आया यहाँ डेबिट, इस साल जो कैश गया यहाँ क्रेडिट, किसी भी ईयर का हो। तो सैलरी कितने पे करी है 1,20,000, तो यहाँ पर बाय सैलरी 1,20,000 का अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या करना है बेटा? इसके बाद बेटा आपको करना है डोनेशन फॉर क्लब हॉल। आपको डोनेशन चाहिए क्लब हॉल के लिए, ये मिला है 3,20,000 का, तो ये यहाँ डाल देंगे। तो डोनेशन 3,20,000 रुपये का, ठीक है बेटे। उसके बाद क्या करोगे बेटा? इन्वेस्टमेंट डेट, इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, यहाँ डाल दो बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है आपके पास 12,000 की बेटा, सॉरी 50,000 की, तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे डाल दी। इसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपने करी उस पर 12,000 का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। कह रहा है जिसमें से 5,000 का इंटरेस्ट आपने अर्न तो किया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। 50,000 की इन्वेस्टमेंट पे आपको 12,000 का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जिसमें से 5,000 का इंटरेस्ट अर्न हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्रूड इंटरेस्ट है। तो 12,000 में से अगर 5,000 नहीं मिला तो कितना मिल गया? 7,000, तो यहाँ केवल 7,000 आएगा इस साइड से। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना इंटरेस्ट आपको एक्चुअल में मिला वो हम यहाँ पर दिखा देंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों बात करेंगे फिर हम परचेज ऑफ असेट्स। आपने 60,000 की असेट्स खरीदी हैं तो बेटा कैश चला जाएगा, तो यहाँ पर बाय परचेज ऑफ असेट्स डाल देंगे। कितना अमाउंट है बेटा इसका? 60,000 का। असेट पे डेप्रिसिएशन लगा, तो मैंने बताया असेट पे जो डेप्रिसिएशन लगता है प्यारे बच्चों वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। डेप्रिसिएशन लगाने से कैश नहीं जाता, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसके अलावा बेटा क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ दिखा देंगे बाय बैलेंस शीट। बाय बैलेंस शीट तो यहाँ पर जो कैश इन हैंड है ये है 21,000, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो कैश एट बैंक है बेटा ये हमें निकालना पड़ेगा बैलेंसिंग फिगर से। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड की जो अमाउंट है जो टोटल है उसको बैलेंस करेंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं बेटा, कितना आ रहा है 72 में ये 18 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 90 में 40 जोड़ देंगे तो 1,30,000, 1,30,000 में 60 जोड़ देंगे तो 1,30,000, 2,30,000, 2,90,000, 2,90,000 में 20 जोड़ दूंगा 3,10,000, 3,10,000 में 3 जोड़ दूंगा 6,10,000, 6,10,000 में 7 जोड़ दूंगा तो 6,17,000, ठीक है बेटे। अभी कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास तो मैं ऐसे कर लेता हूँ 6,17,000। फिगर आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, अगर कुछ और आएगी तो प्लीज़ रेक्टिफाई कर लेना बच्चों।
इसको जोड़ देते हैं यहाँ से, तो 120 और पहले 60 जोड़ दो, 180, 180 में 50 जोड़ दो बेटा, तो 180 में 50 जोड़ देंगे 2,30,000, 2,30,000 में 60 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 2,90,000, 2,90,000 में 20 जोड़ दोगे 3,10,000, और 3,10,000 में 6 1 11, तो 3,17,000, तो 6,17,000 में से 3,17,000 को माइनस करोगे तो आपका 3 लाख का बैलेंस आता है सर। ये 3 लाख का आपका अमाउंट आ जाएगा कैश एट बैंक का, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो अल्टीमेटली करना क्या है, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए आपको ये देखना होता है व्हाट आर द रिसिप्ट्स, कितना कैश आया, वेदर इट बिलोंग्स टू एनी पीरियड, किसी भी पीरियड से बिलोंग करता है। अगर इस टाइम में पैसा आया है, इस ईयर में पैसा आया तो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आपका कैश गया है तो वो यहाँ डाल देंगे, वो किस साल के लिए जा रहा है, जो पेमेंट आप कर रहे हो वो नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस में कर रहे हो या प्रीवियस ईयर के लिए कर रहे हो या करंट के लिए कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। और कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसमें ना कैश आया, जिसमें ना कैश गया, अगर सर वो ट्रांजेक्शन दे रखी है तो वो रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये पहले लेक्चर में हम सिर्फ रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, और अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या चीज़ होती है, और उसके ऊपर बहुत सारी एडजस्टमेंट है, तो थोड़ा उसको हम डिटेल में समझेंगे। ऑलराइट, अभी के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।